नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दाखिले की दौड़ इन दिनों चल पड़ी है। एडमिशन का सीजन है। ऐसे में कॉलेज जाने की तैयारी के पहले पसीना बहाने का मौसम चल निकला है, क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है। यहाँ सवाल कल का है, करियर का है और सवाल है कोशिशों का, जो कितनी कामयाब होगी। आज इसी पर चर्चा की जाएगी। दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। छोटी सी तो जान काहे रहे परेशान। छठ दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ साथ पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हेमंत पारिक जी हमारे साथ हैं। ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है आपका? आप 35 में पास तो कर देते हैं, लेकिन 70 के नीचे एडमिशन नहीं देते। तो आप 70 ही पास रखिए ना, ताकि 70 के नीचे जो आए फेल और फिर वापस जाके अटेम्प्ट तो करें। कहां जाए हम लोग? 35 और 70 के बीच के मेजॉरिटी को फालतू कहते हैं सर। और आप बुरा माने या भला सर, फालतू आप ही के एजुकेशन सिस्टम से निकले। एक अहम सवाल है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। आज बात है कि आखिर किस तरह से एडमिशन के लिए एजुकेशन के बावजूद दौड़ भाग लगी रहती है, और जब तक ये कामयाब नहीं हो जाती, जब तक आप सही मुकाम पर नहीं पहुंच जाते, ये चलता रहता है। हेमंत जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या कारण है कि जो अभी एक मूवी की क्लिपिंग्स हमने देखी, उसमें सवाल था 35% से लेकर 70% के बीच वाले उन छात्रों का भविष्य। आप जब छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे, कैंपस में क्या इस चीज़ को लेकर टीस होती थी? एक जब लड़का 12वीं पास करके कॉलेज में दाखिले के लिए आता था, तो उस दौरान क्या डर मन में होता था? देखिए, टीस तो बनी रहती है, क्योंकि सभी विद्यार्थी ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें आगे कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा, लेकिन सीटों की सीमितता और अवसरों की कमी के चलते हुए परसेंटेज बेसिस के ऊपर उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है जी। फलस्वरूप बहुत सारे और पैरेलल रास्ते क्रिएट होने की कोशिश करते हैं, और उनसे शुरू होती है एक नई जद्दोजहद, जिसके चलते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन मान लीजिए, कॉलेज प्रशासन मान लीजिए, उनको भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कुल मिला के अंतोगत्वा पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। तो इस सिस्टम में इस स्तर पे निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए कि या तो हम इस तरह की व्यवस्था कर दें जिसके अंदर की एंट्री एग्जामिनेशंस के माध्यम से ही एडमिशंस किए जाए, या फिर इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाए कि जिनको केवल यही डिग्री टर्मिनेट करानी है उनके लिए पासिंग मिनिमम ये है, और फर्दर जिनको पढ़ना है उनके लिए कुछ अदर डिफरेंट टाइप का शेड्यूल क्रिएट करें। एक कह सकते हैं कि मेथड की बात है जो फिलहाल फॉलो नहीं किया जा रहा, और जो फार्मूला आपने दिया, ऐसे फार्मूलाज अगर आए तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो परेशानी है उनका हल निकल सकता है। राजीव जी, आप क्या मानते हैं? बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हर साल 12वीं तो पास कर लेते हैं, लेकिन कॉलेजेस में एडमिशन का उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, ये तो व्यवस्था जनित प्रोसेस है। एक्चुअल में हेमंत जी, जब हम लोग छात्र जीवन में थे और आंदोलन करते थे, तो उस आंदोलन में हम लोग एक स्लोगन दिया करते थे, पास किया है तो एडमिशन दो। यानी जितने लोग पास हुए हैं उसमें से हर एक बच्चे की एस्पिरेशन होती है जी कि वो उच्च शिक्षा के अंदर प्रवेश करे। जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा में उस प्रवेश वो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए करेगा। वो उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव अपॉन करने के लिए, वो ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए करता है, तो उनको एडमिशन दिया जाना चाहिए। लेकिन जो भी सरकारें आईं
उन सरकारों का मैं थोड़ा सा इसके अगर अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल करूं, क्योंकि आपकी राय काफ़ी अहम है कि समाज जो विषय है उसको आप काफ़ी गहनता से समझते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जीडीपी के 3.5% से अधिक कभी इन्वेस्ट किया नहीं एजुकेशन के ऊपर। जी हायर एजुकेशन में वो इन्वेस्टमेंट और भी कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि अगर आप एक्सपांसन नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए एडमिशन लेने की संभावनाएं खत्म होती चली जाती हैं। एक तरफ तो आपने इन्वेस्टमेंट कम किया, दूसरी तरफ आप प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस के अंदर लग गए, जहां पर आप जगह जगह पर आपने कॉलेजेस इस तरह से खोल दिए जिन कॉलेजेस के अंदर सब कुछ होता है, केवल हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे आप सीरियसली उस विद्यार्थी के सामने प्रोड्यूस नहीं करते। तो वो जो एक स्टेज बनी, उस स्टेज के अंदर हम लोगों का जो एक मिशन था कि भाई हम पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, वह भी पूरा नहीं हो पाया। तीसरा ये आया कि हायरार्कीज आप डेवलप करते चले गए, हर जगह आपने संस्करण डेवलप किया और उस संस्करण में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बना दिया कि जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपके एडमिशन का क्राइटेरिया बनेंगे। ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अंक लाना सिचुएशनल है, ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक 3 घंटे की परीक्षा के अंदर आप उस विद्यार्थी की एनालिसिस, उसका विश्लेषण, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसको मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स में भी अब तो 100% मार्क्स आने लग गए। अब जब इतने सारे मार्क्स आ जाएं और एस्पिरेशन मार्केट ने उनकी बढ़ा दी, तो वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको आपने क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर देश के अंदर स्थापित कर दिया है, वहाँ पर एडमिशन लिया जाए। तो ये जो एडमिशन है ये वस्तुतः एक प्रतियोगिता बन गई और उस प्रतियोगिता के अंदर उस बच्चे की एस्पिरेशन, उस बच्चे की अपनी फ्रस्ट्रेशन, उसका अपना एग्रेशन, उसके सामने इनसिक्योरिटी और इवन एक स्टेज तक सुसाइडल टेंडेंसीज, ये इस तरह से डेवलप हुआ है कि आज मुझे लगता है कि परीक्षा के बाद में एडमिशन लेना शायद एक बहुत कठिन प्रतियोगिता है जिसमें केवल बच्चा ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी सम्मिलित हो रहे हैं। और उसमें अगर एडमिशन हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक तरह की विक्ट्री हो गई। तो कहीं आपको मुझे लगने लगा है, पता नहीं हेमंत जी आप किस सीमा तक इससे एग्री करेंगे, कि एडमिशन इज जस्ट लाइक अ वॉर। आपने तो इसको युद्ध की तरह कर दिया। इस युद्ध में पड़ोस में कंपटीशन, एक दूसरे मोहल्ले में, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। अच्छा, और आप इंस्टीट्यूशंस खोलना नहीं चाहते, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलना चाहती है, प्राइवेट में जाकर के आप ले लीजिए, तो पढ़ाई धीरे धीरे एक बड़े तबके तक और बड़े तबके के बच्चों तक सीमित रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि एडमिशन की प्रक्रिया में आने वाले समय में जो पीपल एट मार्जिन है, हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, उनकी जो संतान है वह इस हायर एजुकेशन से पिछड़ेंगी। वो चीप वर्कफोर्स बनेंगी। जो लोग एडमिशन ले पाएंगे वो क्वालिटी वर्कफोर्स के अंदर एंटर होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी तरह से एक डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड इकोनॉमी के रूप में उभर करके आएगी। जी हेमंत जी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट 12वीं से इस नहीं बल्कि छोटे से 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ता है तो उसको ये ख्याल रहता है कि मुझे अगर हायर एजुकेशन लेनी है, अच्छे कॉलेज, फ़र्क होता है, अच्छे कॉलेज की बात होती है और उसी के लिए जद्दोजहद होती है। जब एडमिशन नहीं मिलता तो यहाँ तक कि बच्चे रिपीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि दोबारा मैं अपनी परसेंटेज को बढ़ा लूँ। ये जो मेंटेलिटी है बच्चों में, क्या नहीं लगता कि एक साल दांव पर लगा देते हैं? मैं प्रोफेसर साहब की बात से सहमत हूँ कि ये युद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। प्रवेश लेना युद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। चाहे वो हम देखते रहे जैसे आपके IITs में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, मैनेजमेंट में है, लॉ में है। लोग ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स तक उस इशू में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस इशू के साथ साथ उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और ये जो एक नीड या मार्केट के अंदर एक ऐसी तेज़ी आ गई है जिसके चलते बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पनपने का अवसर भी मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू सोसाइटी में बढ़ रही है, उस वैल्यू बढ़ने के फलस्वरूप ही लोगों का इंक्लिनेशन होता है कि अगर ठीक है हम इस प्रोग्राम में, इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हुआ तो हम
दूसरे में ले सकते हैं, हमारे पास में सेकंड ये जो सोच है, ये जो सोच है कि क्या ऑल्टरनेट रखा जाता है, इतना ख्याल रखते हैं क्या, इतना कॉन्शियस होते हैं बच्चे? राजीव जी। नहीं, मैं देखिए एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का पर्पस क्या है। मैं एक क्योंकि समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ विद्यार्थी रहा हूँ एक लंबे समय तक, जी बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि हायर एजुकेशन का अभिप्राय है कि आप मुझे इतना ज्ञान दे दीजिए कि मैं ज्ञान के बाद में किसी भी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में जिसमें कि मेरी अपनी रुचि है, मैं उसमें चला जाऊं। आज उल्टा हो रहा है, आप एम्प्लॉयमेंट के अनुसार कंटेंट स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी के ज्ञान के ग्रहण करने की प्रक्रिया से आपका कोई संबंध नहीं है। आपका संबंध है भाई तुमको इस एम्प्लॉयमेंट में जाना है, ये तुम्हारा रोजगार है, इस रोजगार का ये कंटेंट है, इस कंटेंट को आप ये समझ लो और समझ करके उस रोजगार में चले जाओ। हायर एजुकेशन का पर्पस कभी भी अश्विनी जी एम्प्लॉयबिलिटी रही नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बाजार की ताकतों ने, ऐसा बना दिया, प्राइवेट एजेंट जो आपके प्लेयर्स हैं उन्होंने, और धीरे धीरे माता पिता के अंदर जो एक ये डेवलपमेंट हुआ कि मुझे अपने बच्चे को उस स्तर तक पहुंचाना है, उसने ये इम्प्रूव ये स्थिति लाके खड़ी कर दी। जो राजीव जी ने बोला हेमंत जी, उससे नहीं लगता कि स्किल की जगह स्केल एक चीज आ गई है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हमें वापस से रिट्रोग्रेसिव एनालिसिस करते हुए देखना पड़ेगा कि जब हम यही चीज़ 95 में पहुंच जाते हैं, आज के लगभग 15 साल पहले या उससे थोड़ा सा पहले भी जाते हैं, तो उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था वो एजुकेशन था, एजुकेशन प्रोवाइड करना था, स्किल प्रोवाइड करना था। इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते ही पेरेंट्स ये इंश्योर कर लेते थे कि अब ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग करके ही निकलेगा। अब क्या हो गया कि एक दौर आया जिसके अंदर भारत में एजुकेशन को कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया, एंड वंस ये कमोडिटी की शेप लेता गया तो इस पर व्यवसाय शुरू हो गया। व्यवसाय शुरू हो गया तो जिस तेजी से एक्सपेंशन हुआ है, जो आपने बात कही स्केल की, मैं सहमत हूँ इससे कि अब हम लोग जो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है पढ़े लिखे लोगों का, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनमें क्वालिटी कॉन्शियसनेस पीछे रह गई है और प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है। इसी तरीके से मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि जो रिजल्ट्स के अंदर जो परसेंटेज का इजाफा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इस बात से प्रेरित है कि हमें रिजल्ट 80% डिक्लेयर करना है, 75% बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, जो कि हो सकता है आज के 15 साल पहले हम उठा के देखते हैं तो 30 से 33% रहता। जी बिल्कुल। तो ये एक अहम सवाल है जिसको लेकर बात की जानी है और बात चलती रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिए। आज के टाइम में एडमिशन नहीं मिलने के लिए जिम्मेदार सरकार है। क्यों? क्योंकि आज का सिस्टम सरकार ने ये बना रखा है कि जो भी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, और उसके बाद भी ये हाल है कि जो सरकारी कॉलेज है वो उतने के उतने ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसी कदम में हम आगे जा करके जिस विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश से रोक देते हैं, तो क्या उसकी शिक्षा का पतन नहीं होता? क्या हम उसको शिक्षा की ओर बढ़ने से रोक देते हैं? तो हमें जो भी विद्यार्थी पास होते हैं उन्हें आगे कॉलेज एजुकेशन के अंदर प्रवेश दिया जाना चाहिए और उनको उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। किसी कॉलेज से नहीं है, ये वही फालतू स्टूडेंट्स हैं जिनका नखनी कॉलेज मैंने बंद करवा दिया था। आज टॉप कॉलेजेस के बीच में धोखे से घुसकर इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि ये कितने बेशर्म हैं और कितने फ्रॉड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। हम यूजलेस और बेशर्म स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आप अभी थोड़ी देर पहले खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सर, एक बात पर ध्यान दीजिए, चिल्ड्रन आर नेवर यूजलेस, इट्स जस्ट दैट दे आर यूजलेस। और मुझे नहीं लगता कि आपके ये टॉप कॉलेजेस 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दे सकते हैं। और बिग फाइट में आज हमारा सवाल था कि क्या पास होने वाले हर स्टूडेंट को प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए? आप इस पर अपनी राय हमें बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप बता सकते हैं कि सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं। साथ के साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल को लेकर आपकी क्या राय है।
और इस चर्चा में अब हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव अभिमन्यु पूनिया जी भी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, जो चर्चा चल रही है मिशन एडमिशन को लेकर है, अभी जो कैंपस का माहौल है, जो लगातार स्टूडेंट्स 12वीं पास करने के बाद कैंपस में दाखिले के लिए आते हैं, फॉर्म के लिए जद्दोजहद करते हैं, बाद में दौड़ लगातार परसेंटेज को लेकर लगी रहती है। और मेरा ख्याल है कि हर साल छात्र नेताओं का एक बड़ा सवाल होता है कि सीटों में इजाफा किया जाए। ये नहीं लगता आपको कि सीटों में इजाफे की जगह कॉलेजेस बढ़ाए जाने चाहिए, क्वालिटी पर गौर किया जाना चाहिए? अभी जो पीछे राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी साहब ने अभी मीटिंग ली थी, पूरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या कॉलेजों के डायरेक्टर है, उनको भी सीटें बढ़ाने के लिए कहा था कि उन कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाकर इस बार उनको दिया गया है। और राजस्थान विश्वविद्यालय में सभी जो NSU AVP छात्र संगठन है, सभी जो छात्र आ रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं। और 20% इस बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेज है उनमें भी सीटें बढ़ाने के लिए NSU ने ज्ञापन दिया है वीसी साहब को कल। और आगे भी अगर सीटें नहीं बढ़ाई तो उसके लिए कोशिश करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संगठन कॉलेज है महाराजा, महारानी और राजस्थान और कॉमर्स, इनमें सीटें बढ़ाई जाए। जी राजीव जी, दरअसल जब चर्चा की जाती है तो बात ही दाखिले की दौड़ को लेकर होती है। दाखिला शब्द के साथ दौड़ जो जुड़ता है, दौड़ इतनी अहम है? हाँ, दौड़। और ये पता है आपको दौड़ कैसी है जी? ये दौड़ वैसी है जैसे कि कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दौड़ की जाती है, जिसमें कि कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी की तबाही की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअल में मैंने पहले भी कहा कि जो लोग पास हुए हैं उनके एडमिशन का अधिकार ये उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने से उनको कोई नहीं रोक सकता। सवाल ये है कि आप जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना आज, कि भाई हमारे पास में युवाओं की इतनी बड़ी संख्या है और युवाओं की ये संख्या पूरे देश का नहीं बल्कि विश्व के विकास में बहुत अहम योगदान देगी, आप उन्हें हायर एजुकेशन पाने से रोकते क्यों हैं? बात बहुत सही कही पूनिया ने। केवल पुनिया सीट बढ़ाने से ही तो हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे ना। कॉलेजेस खुलने चाहिए हमारे लिए, और उन कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थियों के प्रवेश होने चाहिए। वे जगह जहाँ पर कि फर्स्ट जनरेशन आ रही है हायर एजुकेशन के अंदर, या सेकंड जनरेशन आ रही है गाँव के अंदर, ट्राइबल बेल्ट के अंदर, महिलाओं में, अगर हम इनके प्रवेश की प्रक्रिया को सरल कर देते हैं और इन्हें उसी कंटेंट स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देते हैं जो कंटेंट हम नगरीय विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो सही मानिए हमारी अपनी जो ये युवा पॉपुलेशन है, इस युवा पॉपुलेशन में पता नहीं कितने ऐसे अच्छे लोग निकल करके आ जाएं जो आपके पूरे के पूरे जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में उनका पार्टिसिपेशन बहुत इफेक्टिव हो जाए। हो क्या रहा है, वो मार्क्स नहीं ला सकते। गांव का विद्यार्थी मार्क्स नहीं ला पाता है, लेकिन उसकी अपनी समझ बहुत है। महिलाएं उतने मार्क्स नहीं ला पाती क्योंकि उनको माता पिता उतना अधिकार, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। तो समाज शास्त्र के मुताबिक ठीक है, जैसे 5% होना चाहिए जी। जैसा मान लीजिए कि एक शख्स है किसी गांव से निकलकर शहर में जाता है, नौकरी कर लेता है, और उसके बाद जब गांव लौट कर आता है तो उसको गांव की सोच में उसमें फर्क आ जाता है। रहन सहन में फर्क आ जाता है। जब गांव का कोई शख्स उससे बात करता है, अगल बगल में मकान को लेकर जिक्र करता है कि फलाने 2 मंजिला मकान बना लिया, अपना 1 मंजिल का है, तो उसको उसकी वो सोच छोटी लगती है क्योंकि शहर में वो है। ठीक इसी तरह से गांव के और शहर के स्टूडेंट्स में हम लोग क्या वो फर्क कर सकते हैं? क्या वो परसेंटेज का जो फर्क है वो इसी कारण होता है? नहीं, परसेंटेज के फर्क के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंटेंट में गांव कहीं है ही नहीं जी। मैंने इतने विद्यार्थी देखे, उन विद्यार्थी जो यहाँ पर प्रवेश लेते हैं उनको ये लगता है कि वो जिस स्थान से आए हैं वह स्थान तो यहाँ के पाठ्यक्रम में कहीं आता ही नहीं है, गांव के विषय में उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो अब आप ये सोचिए कि मुझे अगर किसी एक ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया जाए जो मेरे लिए बहुत अपरिचित है, और फिर मुझसे कहा जाए कि अब आप इसके अंदर अपने आप को सोशलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो स्वाभाविक है कि मैं उस व्यक्ति से पिछड़ जाऊंगा, उस विद्यार्थी से पिछड़ जाऊंगा जिसके पास ऑलरेडी वह समझ मौजूद है। ये हमारे यहाँ पर हो रहा है। रूरल, अर्बन, वीमेन, ट्राइबल, इन सारे विद्यार्थियों के बीच में एक कंटेंट का गैप है और उसे खत्म किए जाने की जरूरत है, और उसे मुझे लगता है आप तभी खत्म कर सकते हैं जबकि उन लोगों को प्रवेश प्रक्रिया में आप सरलता प्रदान करें। जी हेमंत जी, 20 साल करीब आपको हो गए कैंपस को छोड़े हुए।
इन 20 सालों में क्या बेसिक फ़र्क अब नज़र आता है? एक्चुअल में कहा जाए तो अब आपके बच्चे कॉलेज में एडमिशन के लिए वो दौड़ लगा रहे होंगे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो जो फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है, क्या लगता है कहाँ पर है? देखिए, ये दाखिले की दौड़ तो बरसों से, युगों से चली आ रही है। अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं, महाभारत कालीन एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है जिसमें कि दाखिला लेने के लिए कर्ण को भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी और एकलव्य को भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मिला दोनों नहीं को ही अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व पर, और आज तक हम उनको याद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत हूँ। लेकिन हेमंत जी, सवाल यही है कि एकलव्य और कर्ण कितने बन पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा है और वो फिर आकर उनको मौका मिलता है कि वो उस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को दिखा पाए? निश्चित रूप से ये दायित्व है जिस भी संस्थान का, जिस भी इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हमारा मूल मकसद ये होना चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, अवसर प्रदान करें। यदि अवसर प्रदान करना हमारा लक्ष्य हो जाता है तो मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि हमें ये मानते हुए कि जिन जिन परेशानियों से गुजरकर, जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, विद्यार्थी है, महिला है, या किन्हीं अन्य कारणों से विकलांग है, या कोई और भी कारण से उसको जो परेशानी हुई है जी, उन परेशानियों को हम ध्यान में रखते हुए उससे माकूल अपॉर्चुनिटी दें। जैसे हमारे युवा साथी ने बात कही कि ग्रामीण प्रवेश का विद्यार्थी, परिप्रेक्ष्य का विद्यार्थी अगर कोई है तो उसको 5% अतिरिक्त लाभ दिया जाए। निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए और एक ऐसा लगे कि चलिए मैं इससे दौड़ को परे हम जाता करा रहे हूँ। हैं, अब उन आपके सबको parallel संगठन ला की सकें। जो रीति नीति है उस पर बात करता हूँ। अमित जी NSUI से हैं और आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। जब आपकी सरकार होती है, जब आपकी पार्टी को विचारधारा वाली सरकार होती है, तब क्या इस जद्दोजहद को उस प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाया जा सकता? जो विद्यार्थी की सोच है, आप छात्र संगठन के नाते क्या उस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर सही रूप से नहीं रख सकते? डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म पे चर्चाएं भी होती है और ये प्रयास होता है। उस समय ये नहीं होता है कि छात्र संघ है या कोई भी संगठन भी है तो वह वहाँ ये भेदभाव रख के नहीं प्रयास किया जाता है कि कौन हमारा है कौन पराया है। हम सिर्फ श्रेष्ठ व्यवस्था देना उद्देश्य रहता है और उसी उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है। ये हमारे समय पर भी, जब मैं आज 1992 में था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में जी, तो उस समय जो व्यवस्थाएं थी, डेफिनेटली अब प्रेशर बहुत बढ़ गया है। जयपुर की आबादी उस समय से आज लगभग दुगनी हो गई है। आसपास के अंदर एजुकेशन है, जो फीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो उसको चलते हुए हमें ऐसी व्यवस्था तो करनी चाहिए। आपका ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि भाई हमें एक इसी दायरे से बाहर निकल के और इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए। कंपैरेटिवली स्किल्ड जो कॉलेजेस हैं उनका बढ़ावा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी कोर्सेज में मॉडिफिकेशंस रेगुलर लेवल पर होने चाहिए। जी, अभिमन्यु जी, क्या कारण है कि आज भी दबाव रहता है कि मुझे कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेना है, महारानी महाराजा में एडमिशन लेना है? कॉलेजेस तो बहुत हैं जयपुर में, लेकिन क्या बेसिक फ़र्क है कि हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि एडमिशन मिल जाए तो सरकारी कॉलेज प्रायोरिटी पर हो? जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संगठन कॉलेज में उनमें क्या, एक तो पढ़ाई बहुत उच्च स्तर की है और एक जो फीस वगैरह है वो बहुत कम है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस है किसी की 20,000, किसी की 25,000, अगर BA नॉर्मल BA भी करता है तो स्टूडेंट, जो कि बहुत भारी पड़ती है। पिछली बार भी NSUI संगठन ने आंदोलन किया था कि ग्रामीण परिवेश को 5%, जो ग्रामीण परिवेश से विद्यार्थी आता है उसको 5% एक्स्ट्रा सीटें दी जाए और महिलाओं के लिए 20% हॉस्टल की सीटें बढ़ाई जाएं, जिसके लिए भी VC ने मंथन भी किया था, लेकिन पिछली बार नहीं हो पाई। और जो राजस्थान बोर्ड से 12th करके आते हैं और CBSE से 12th करके आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फ़र्क होता है जी। CBSE में बहुत हाई होता है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा इतना हाई नहीं होता, 70-75 नॉर्मल रहता है, जिससे कि विद्यार्थी सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट वंचित रह जाते हैं। राजीव जी, जो दो छात्र नेता हमारे बीच में हैं, दोनों की जो सोच अभी सामने आई, उसके सुझावों को तो वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, लेकिन एक अहम सवाल है कि जो है उसी में एडजस्टमेंट हो जाए। नया क्यों नहीं क्रिएट होता है? जब मुझे नया मकान चाहिए, जब मुझे नया शहर चाहिए, नई नौकरी चाहिए, नई नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो फिर क्या कारण है कि मुझे नया कॉलेज नहीं चाहिए? जो कॉलेजेस हैं उन्हीं में से क्यों मैं सेलेक्ट करता हूँ? नहीं, मैं तो अपने दोनों जो विद्यार्थी संगठन है इनको याद दिलाऊं, बहुत लंबे अरसे से राजस्थान जयपुर के अंदर
राजस्थान विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस को क्रिएट करने की मांग चल रही थी जी। और वो मानसरोवर के पास एक समय विशेष पर ये भी था कि ये ज़मीन इनको लोकेट की Extension जा हो रही है, जाए। हाँ वहाँ एक्सटेंशन। अगर यहाँ पर ये कैंपस खोल देते हैं तो उस कैंपस के कारण एक क्षेत्र में, क्योंकि अब मानसरोवर और इस इलाके में बहुत बड़ी आबादी आने लग गई है, तो वो विद्यार्थी वहाँ पर हो जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या होता है, माफ़ कीजिएगा मेरे दोनों युवा साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की जब वो यूनियन बन जाती हैं तो यूनियन बनने के बाद में जो विद्यार्थियों के व्यापक हित हैं ना, उन व्यापक हितों की जो चर्चा है वो तो हाशिए पर चली जाती है और ऐसे बहुत से हित जो तात्कालिक हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तात्कालिक हैं, वो हमारे फ्रंट स्टेज पर आ जाते हैं और वो जो एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज वाली मांग जो होती हैं वो हमारी पीछे चली जाती हैं। यहाँ पर कॉलेजेस खुलने चाहिए, यहाँ पर टीचर्स के अपॉइंटमेंट होने चाहिए। अगर आप टीचर्स के अपॉइंटमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान अब इस वक्त देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, अब उस भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में जयपुर जैसी राजधानी के अंदर केवल एक विश्वविद्यालय, इवनिंग कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इवनिंग कॉलेजेस के कंसेप्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नए विश्वविद्यालय खोलने की, देखिए एक दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 5 या 7 तो सरकारी विश्वविद्यालय हो गए। अगर आप यहाँ पर एक नया विश्वविद्यालय खोलते हैं, एक यहाँ पर अगर आप साउथ कैंपस खोल देते हैं, टीचर्स की बड़े पैमाने पर नियुक्ति करते हैं, तो मुझे नहीं लगता, और यहाँ सही कहा इन्होंने, महारानी कॉलेज और इत्यादि दूसरे कॉलेजेस हैं, उसमें इसलिए विद्यार्थी एडमिशन लेता है क्योंकि फैकल्टी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है, तुलनात्मक रूप से हुआ फैकल्टी पे गौर किया जाता है या फीस पर? नहीं, फैकल्टी पर गौर किया जाता है। फीस तो देखिए आजकल ऐसा है ना, मध्यवर्गीय मानसिकता और नौकरी पाने की लालसा में विद्यार्थी अगर कंपेल्ड है तो बेचारा वो ज़्यादा फीस देने को भी तैयार है, बशर्ते उसको पढ़ाई अगर अच्छी मिल जाए। इस दृष्टि से हमारे कॉलेजेस यहाँ के किसी भी प्राइवेट कॉलेज और किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मीलों आगे हैं, मीलों आगे, थोड़ा बहुत अंतर नहीं, मीलों आगे हैं। वहाँ फीस ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सारी एडवर्सिटीज के बावजूद क्या कारण है कि जो छात्र संगठन हमेशा सीटों की लड़ाई पर उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों की अब तक हमने बात की और जिन मुद्दों पर आप दोनों सहमत हैं, वो मुद्दे वहाँ प्लेटफॉर्म पर लड़ाई के दौरान नहीं आ पाते। जब मांगे रखी जाती है तो छोटी मांगों पर बात की जाती है, लेकिन जो लॉन्ग एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो उस पर कहीं काम नहीं होता। देखिए, एक मिनट में बोल दूं क्योंकि ये मेरे साथी बोलेंगे, हम लोगों का भी दोष है, क्योंकि यूनियंस आने के बाद में और छात्र संगठनों के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि छात्र संगठनों के बीच में और शिक्षकों के बीच में कोई एक बातचीत होती हो। पहले वार्तालाप हुआ करते थे, लेकिन अब वो वार्तालाप की संस्कृति चली गई और इसलिए टीचर टॉट के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में जहाँ यूनियन के रूल्स होने चाहिए थे वो रूल साइडलाइन हो गए और धीरे धीरे टीचर ये मानने लग गए कि यूनियन शिक्षकों के हित का विरोध करती हैं और विद्यार्थी ये मानने लग गए कि जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थी के हितों की सुनते नहीं हैं। ये जो गैप है, ये गैप भी बहुत जिम्मेदार है। अभिमन्यु, आप अपनी बात बताएं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। ये तो वर्षों से चलता आ रहा है, जो कि संगठन है अभी भी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो एनएसयू और एवीपी के जो प्रदर्शन होते हैं, कभी कुछ गुटबाजी चलती है, कभी विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं कभी पार्टी संगठनों में से कोई मतलब रखते हैं, कभी वीसी अगर एबीपी होती है तो बीजेपी से संबंधित। यही सवाल है कि अभिमन्यु जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्यों नहीं नए कॉलेज की मांग करते, क्यों नहीं कहते कि हर स्टूडेंट जो पास होकर आया है, 12वीं पास कर चुका है, उसको एडमिशन मिलना चाहिए? ये बात हम अभी आज के पिछली बार भी उठाई थी ये, और पहले इस बार भी। पहले हेमंत आप बताएं, फिर मैं अभिमन्यु। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे बात नहीं उठाई जाती। जब हम वाइस चांसलर से बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उनकी एक सीमाएं हैं, कुलपति नए कॉलेज नहीं खोल सकते, कुलपति केवल सीटें बढ़ाए जाने तक सीमित है। तो हम उनके समक्ष जब अगर कोई बातचीत, चाहे वो हम आज से 20 साल पहले की बात करें, राजनीति से आगे से विचारधारा से जुड़े होते हैं, तो क्या नहीं लगता कि ऊपर जो अग्रिम संगठन है वो ऊपर के जो नेता है उनके जरिए इस बात को उठाए? ऊपर के जरिए भी बात पक्ष अपना रखा जाता है, सरकार के सामने ज्ञापन दिए जाते हैं, सरकार के सामने स्थितियां व्यक्त की जाती है और सरकार को भी निश्चित रूप से मालूम होता है, सरकार कोई भी हो, सरकार के पास में वस्तु स्थिति स्पष्ट रूप से होती है कि अगर 100 सीटें हैं और 100 सीटों के सामने अगर 1000 फॉर्म आए हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर जबरदस्त दबाव है। तो उस दबाव का इंटरिम सॉल्यूशन सीट बढ़ा के किया जा सकता है। तो
समाचार पत्रों में, मीडिया में यही हाईलाइट होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी महोदय या बड़े जो अधिकारी हैं वो बैठकर प्रशासनिक अधिकारी या जो राजस्थान विश्वविद्यालय को देखते हैं, या तो संगठन कॉलेजों को बढ़ाया जाए या जो प्राइवेट कॉलेजों के उनकी फीस पर निरंतरता की जाए, ताकि ये अहम सवाल और सुझाव दोनों चीजें निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसको उसमें इजाफा किया जाए, साथ ही साथ जो अर्थ की बात है, जो पैसे की बात है, फीस की बात है, उस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग के साथ कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो फीस है 1500 रुपये और जो प्राइवेट में रहते हैं वो 5000 एक महीने का देता है। बिल्कुल ये सवाल हो जाता है कि आखिर इस तरह से सरकारी कॉलेजेस पर ये दबाव कम किया जा सकता है। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त एक और ब्रेक का है, कुछ ही पल हम लौटते हैं। बेशक मिलना चाहिए, अगर उस स्टूडेंट के अंदर अगर टैलेंट है, अगर उसके अंदर योग्यता है, वो इस लायक है, तो उसको बिल्कुल एडमिशन मिलना चाहिए। इसका जिम्मेदार स्टूडेंट खुद है। जब स्टूडेंट की कम परसेंटेज है, अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। बच्चों को जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनका रिजल्ट भी आता है। अब वो ऊपर वाले के ऊपर है कि उनको कितना उसका रिटर्न मिलता है नहीं मिलता, लेकिन एडमिशन तो होना चाहिए।